हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, आज हम किसी कॉन्सेप्ट पर या किसी चैप्टर पर या किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशन करूंगा जिनका सीधा सीधा रिलेशन आपकी पढ़ाई से है, आपके रिजल्ट से है, आपकी प्रिपरेशन से है। तो बहुत ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को सुनिएगा और जरूर चेक करिएगा कहीं ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे हैं। बच्चों, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए, फिर चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चैप्टर को उस लेवल तक तैयार करने के लिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आप अच्छे से जानते हो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन जरूरी है। क्या मतलब है इसका? कि भाई आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से उनका मतलब समझ में आना चाहिए, जितने फॉर्मूले हैं उनकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला यहां पर लग सकता है, ये फॉर्मूला यहां पर नहीं लग सकता है। फिर हर एक फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे, कुछ डेरिवेशंस आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने टीचर्स को देखिए कि वो जब आपको कोई क्वेश्चन सिखा रहे हैं तो वो किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किस डिसिप्लिन के साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब यहां पर क्या होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं, जो दो तरह की मिस्टेक्स यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चे किस किस तरह की मिस्टेक यहां पर करते हैं। पहला पॉइंट, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की इतनी जल्दी होती है कि कॉन्सेप्ट फटाफट देख लिया, बहुत ज्यादा उसको डेप्थ में जाके नहीं समझा। उसके बाद क्या किया, सीधे सीधे फॉर्मूले देख लिए और सीधे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जिससे होता क्या है, एक तो उनको ये नहीं पता कि किस फॉर्मूले की क्या लिमिटेशन है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो फॉर्मूला लग गया तो अच्छी बात है, आंसर आ गया, और नहीं लगा तो फिर परेशान घूमते हैं कि सर फॉर्मूला तो तैयार था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मान लीजिए एक टीचर से पूरा पढ़ लिया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं सर परफेक्शन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर उसी थ्योरी को किसी और टीचर, किसी और बुक, किसी और मटेरियल से पढ़ रहे हैं और वो केवल पढ़ते ही जा रहे हैं, क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत गलत है बच्चों। परफेक्शन तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आएगा। अगर आप इस चीज का वेट करते रहोगे कि जब तक हमें परफेक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बच्चों वो दिन कभी आना ही नहीं है। ठीक है, परफेक्शन धीरे धीरे आएगा। तो बहुत जरूरी है कि जितना जरूरी है किसी चैप्टर को तैयार करने के लिए, भाई उतना तो आप करिए। एक बार पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, उसके बाद अपने टीचर्स को देखिए कि जब वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बार उनको सॉल्व करते देखिए, सीखिए, उसके बाद फिर जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ना तो सीधे फॉर्मूले पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाना है, ना तो ऐसा करना है कि पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, क्वेश्चंस पे पहुंच ही नहीं रहे। तो इन दोनों बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 2, मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं, खासकर वो बच्चे जो नई नई तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए 11th में, 12th में, ऐसे बच्चों में ये चीज ज्यादा देखी गई है कि मान लीजिए वो किसी क्लास में किसी टीचर से कुछ पढ़ के आए और कोई चीज उनको ऐसी लग गई कि भाई ये चीज थोड़ा सा नए टाइप का फॉर्मूला है, नया क्वेश्चन है, तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से वो पूछना स्टार्ट करते हैं, या कोई क्वेश्चन लेके पूरा पूरा दिन घूम रहे हैं और दोस्तों से पूछ रहे बताओ सॉल्व करके दिखा सकते हो कि नहीं ये क्वेश्चन। उनको पता है कैसे सॉल्व करना है, फिर भी वो जानबूझ के और बच्चों से पूछ रहे हैं, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं जाके कि सर ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके दिखाइए, हमें नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ भी आपको इस बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि आपकी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर आप ध्यान दीजिए, आप कितना सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस बात पर फोकस मत करिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो औरों को आता है कि नहीं आता है। ठीक है,
बाकी लोग अपना संभाल लेंगे, आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और पॉइंट नंबर 3 जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो बच्चों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, जब आप किसी स्पेशली फिजिक्स में बात कर रहे हैं, जब आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन करते हो तो फिजिक्स में जनरली क्या होता है बच्चों, सिचुएशन वही होती है, क्वेश्चन बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बुक में कोई क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर कुछ सिचुएशंस ले रखी हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मिल गया। मेरा यहां पर सजेशन आपसे ये है कि मान लीजिए उस बुक के किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताओ इक्विलिब्रियम पर इसमें एलोंगेशन कितना होगा। मान लीजिए बुक में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम पे एलोंगेशन कितना होगा। बच्चों वहां पर आपको रुकना नहीं है, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस सिचुएशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सबके सब आपको करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम में कितना एलोंगेशन होगा, एक ही क्वेश्चन हो गया। अगर इसी सिस्टम को किसी लिफ्ट में रख दें और वो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो कितना एलोंगेशन होगा। फिर इसको ऐसे सोच के देखो कि अगर इसी को एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में रख दें तो कितना एलोंगेशन होगा। फिर आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लो इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दें तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो सकता है। फिर आप इसको इस तरह से देखो कि अगर इसी सिस्टम को किसी वाटर में या लिक्विड में डिप कर दें तो वहां पर कितना एलोंगेशन हो सकता है। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर हम इसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ दें तो जब ये एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है। तो बच्चों किसी एक सिचुएशन में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं पढ़ते समय उन सबको कवर करके चलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा समझिएगा। मैं ज्यादातर ये चीज डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों सर्कुलर मोशन की बात करें। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई यू वेलोसिटी हमने दी है, अब क्या क्या पूछ सकता है यहां पर, आप खुद से सोचो। आप केवल इस बात पर डिपेंड मत रहो कि बुक में क्या पूछा गया है। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसमें पूछा था टेंशन फाइंड करो, बस उतना करके बैठ गए। ऐसा नहीं करना, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि भाई लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो आपको आना चाहिए। आपसे पूछ ले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। आपसे पूछ ले नेट एक्सेलरेशन यहां पर कितना होगा, वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। फिर आपसे पूछ ले कि अच्छा बताओ यहां से जब ये मूव करते करते और किसी एंगल थीटा पे पहुंचेगा तब इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं एक ही सिचुएशन के अंदर, तो वो सब कुछ आपको देखना है जब आप पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों सिचुएशन वही रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बदल जाएगा। आप हो सकता है स्पीड फाइंड करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी, आपने कोई मान लीजिए किसी बुक से कोई क्वेश्चन किया, किसी मटेरियल से कोई क्वेश्चन किया, उसमें बोला था कि स्पीड फाइंड करो, आपने वो कर लिया और एग्जाम में गए वहां पर पूछ लिया इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो हम दिक्कत में आ जाएंगे ना। इसलिए सिचुएशन वही रहेंगी, क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो जब भी बच्चों आप किसी बुक में किसी भी मटेरियल से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ उतने पर मत रुक जाओ जितना उस बुक में पूछा है। आप उसके आगे भी सोचो कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता था। जैसे यहां पर देखिए, अब मान लीजिए बच्चों बैटरी, कैपेसिटर और रजिस्टर का एक सर्किट आपको दे दिया गया। मान लीजिए बुक में आपसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर से कितनी करंट पास हो रही होगी, लेकिन आपको यहां पर रुकना नहीं है, आप और सोचो क्या क्या हो सकता है। जैसे t इज इक्वल टू 0 पर यह बैटरी किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही है, यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। t इज इक्वल टू 0 पर इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यह पूछा जा सकता है। t इज इक्वल टू 0 पे रजिस्टर से कितना पावर लॉस हो रहा है, यह पूछा जा सकता है। किसी भी जनरल टाइम t पर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि अच्छा बताओ 2 टाइम कांस्टेंट के बाद या 3 टाइम कांस्टेंट के बाद इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें पावर लॉस कितना होगा। बात समझ में आ रही है, ये किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बच्चों यहां पर पूछी जा सकती हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, इसमें बहुत सारी चीजें, अब सब कुछ मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, बस मैं ये कह रहा हूं कि आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टिक मत रहो, क्योंकि एग्जाम में सिचुएशन वही आएगी, क्या बदल जाएगा, क्वेश्चन।
तो अगर आपने पहले से ही वो सारी चीजें सोच के रखी है, उन पे प्रैक्टिस करके रखी है, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, सॉल्व किए हैं, तो आपको एग्जाम में बच्चों डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप परेशान नहीं होगे, बहुत आसानी से स्मूथली चीजों को निकालते चले जाओगे। ठीक है, तो बच्चों इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। तो ना तो हमें टाइम वेस्ट करना है दूसरे के चक्कर में, ना हमें लोगों को टेस्ट करते घूमना है कि उसको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। भाई हम अपनी पढ़ाई संभाल ले, वही बहुत है। तो जो नए नए बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस बात का बहुत ध्यान रखें, और जब भी कोई सिचुएशन देखें उसमें हर पॉसिबल क्वेश्चन पे ध्यान दें। और जब आप कोई चैप्टर सीख रहे हो तो सबसे पहले अपने टीचर्स को देखिए कि वो किन बातों का ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सारे डिसिप्लिन आपको भी फॉलो करने हैं। ठीक है, थैंक यू।